स्टोर प्रोसीजर एक्चुअल होता क्या है? जब हम किसी भी रिकॉर्ड्स को या लॉजिक्स को डिफाइन करना चाहते हैं और उसको उस लॉजिक्स को किसी फंक्शन टाइप के कर सकें, चीजों को डिफाइन करने प्रोसीजर हम लिखना चाहते हैं, चाहे वो इंसर्शन हो, चाहे वो डिलीशन हो, उस तरह की चीजें डिफाइन, जैसे कि हम फंक्शन, जैसे हमने फंक्शन प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो फंक्शन क्या करते थे? फंक्शन एक तरह से आपके डेटा को फेच करना या उसको मैनिपुलेट करके दे देते हैं, ठीक है। मतलब फेच करते थे मैनिपुलेट करके, वो इंसर्शन के लिए नहीं डिफाइन होता था, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड्स को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, फेच, मतलब हर तरह के चीजें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रोसीजर कैसे बनता है? तो प्रोसीजर के लिए, जैसे कि मान लो आपके पास एक टेबल होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास एक टेबल है कस्टमर्स नेम से। तो कस्टमर्स नेम से हमारे पास एक टेबल है, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कस्टमर्स टेबल्स में क्या क्या रिकॉर्ड हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, ठीक। ये सब रिकॉर्ड्स आपको दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है कि एक स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करना है, जिसके थ्रू मैं इस जैसे कि अभी फेचिंग क्वेरी को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेटा को कैसे फेच करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं। अगर मान लो फेचिंग क्वेरी बनानी है, जैसे कि हम वो चीज हम डिफाइन कर सकते थे, व्यू के थ्रू भी डिफाइन कर सकते थे, प्रोसीजर के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर डिफाइन करना होता है, एक कीवर्ड लिखा था डेलीमीटर, डेलीमीटर। एंड देन डेलीमीटर के बाद आपको ये सिंबल, सॉरी डॉलर सिंबल, जिसको डेलीमीटर सिंबल बोलते हैं, या डबल स्लैश भी लगा सकते हो, फॉरवर्ड स्लैश। दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो डॉलर या तो डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। देन उसके बाद हम प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए क्रिएट, और प्रोसीजर क्रिएट करना तो लिखोगे प्रोसीजर, ठीक। उसके बाद प्रोसीजर का नाम, जैसे मैंने लिख दिया गेट कस्टमर, गेट कस्टमर्स, ठीक। तो यहाँ पे गेट कस्टमर्स हो गया। एंड देन उसके बाद हमने ब्रैकेट यहाँ डिफाइन किया, एंड देन यहाँ पे लिखा बिगिन, क्या, बिगिन, ठीक। अब यहाँ से हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे कि क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम दे दिया। प्रोसीजर भी फंक्शन की ही तरह से होता है जो हमने प्रीवियसली डिफाइन किया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे जब हम इसकी वर्किंग समझेंगे तो चीजें डिफरेंशिएट खुद कर लेंगे कि इसमें क्या और उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम दे दिया, एंड देन बिगिन। उसके बाद मैंने लिखा सेलेक्ट, इसके अंदर मैं सेलेक्ट क्वेरी लिख रहा हूँ नॉर्मली, जैसे हम लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम सेलेक्ट लिख दिया, कस्टमर नेम डायरेक्टली यहाँ पे पहला कॉलम यहाँ पे देता हूँ कस्टमर नेम। सेकेंड कॉलम मैंने यहाँ दे दिया सिटी। थर्ड कॉलम मैंने यहाँ दे दिया सिटी के बाद स्टेट, अगर स्टेट यहाँ डिफाइन किया गया हो तो ठीक है, नहीं तो हमने डिफाइन स्टेट ही छोड़ दिया, सिटी है तो स्टेट यहाँ पे हटा देते हैं। और फिर पोस्टल कोड में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो पोस्टल कोड है तो यहाँ पे मैं पोस्टल कोड, पोस्टल कोड है, ठीक। देन कंट्री है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कंट्री है, ओके। तो कंट्री वाला कॉलम है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंट्री। देन उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। हम कस्टमर्स, और वेयर मैंने लिख दिया वेयर, सॉरी वेयर नहीं, ऑर्डर बाई, वे ऑर्डर बाई कस्टमर, कस्टमर, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेरी। क्वेरी के बारे में हम डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बिगिन के बाद लिख दिया जाता है एंड, और एंड यहाँ पे डबल डॉलर मैंने दे दिया,
एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में लास्ट में हम दे देंगे डेलीमीटर, और डेलीमीटर के बाद सेमीकोलन। ठीक, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर लोगे, डिफाइन कर लोगे। ठीक। देखिए, तो ये आपका 1 मिनट, यहाँ पे क्या कुछ एरर आ, तो यहाँ पे देखो क्या एरर हुआ। तो कह रहा है गेट चाह रहे ऑलरेडी, तो हमने ऊपर वाले फंक्शन को भी यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ यहाँ से हमको क्रिएट करना है, ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो गया था। ओके, देन एक्सक्यूट किया, देखो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। अब ये कहाँ क्रिएट हुआ होगा हमारा प्रोसीजर, तो प्रोसीजर देखिए यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर एक सेक्शन होता है जो डेटाबेस लेवल पे होता है। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखो एक स्टोर प्रोसीजर ऐड हो गया, और किस नाम से, गेट कस्टमर नेम से। ठीक है। अब इसको इन्वोक मतलब कॉल करने के लिए क्या क्वेरी लिखी जाती है, तो इसको कॉल करने के लिए क्वेरी लिखी जाती है, एक कीवर्ड होता है कॉल। जैसे कि ये तो व्यू था, तो व्यू तो हम टेबल की तरह से कॉल करते थे, फंक्शन को हम क्वेरी में हम यूज करते थे, लेकिन जो प्रोसीजर होता है उसके लिए कॉल कीवर्ड होता है। और यहाँ पे देखो गेट, तो ये डिफरेंस हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं कि इसको इन्वोक करने के लिए हम कॉल कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हम उसको क्वेरी में कॉल करते हैं, सेलेक्ट या अपडेट या मतलब किसी भी तरह की चीजें उनमें यूज करते हैं, सेलेक्ट मोस्टली सेलेक्ट में यूज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम ये डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोसीजर को कॉल के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। ठीक। और व्यू को हम एक तरह से टेबल की तरह से हम ट्रीट करते हैं। ठीक। तो ये तीनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ स्टेटमेंट में हम ये सेलेक्ट करेंगे और हम कॉल कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल वही कॉलम्स आ रहा है जो कॉलम्स वहां पे मैंने मेंशन किया था। ठीक है। गेट कस्टमर्स, तो ये रिकॉर्ड हो गया। तो ये एक तरह से क्या होता है, आपका एक प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर के अंदर हम पैरामीटर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर हमने बनाया था, मतलब यहाँ पे कुछ भी पास भी कर सकते हैं कि गेट कस्टमर बाय कंट्री बाय सिटी। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिटी का नाम देंगे उसी रिलेटेड वो सर्च करके आपको रिकॉर्ड दे देगा। तो ये एक तरह से क्या होता है, शॉर्ट वे हो गया चीजों को डिफाइन करने का। बार बार आपको क्वेरी नहीं लिखनी, बस उसमें आप जो भी सर्च करना है वो पैरामीटर डालो और डेटा डाल करके वो सर्च कर सकते हो। तो स्टोर प्रोसीजर कैन हैव पैरामीटर्स अलाउइंग यू टू पास वैल्यू टू इट एंड रिट्रीव रिजल्ट, कि उसमें आप किसी भी तरह के पैरामीटर्स बना करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बाई कंट्री सर्चिंग है, बाई पोस्टल कोड सर्च, बाई सिटी सर्च, बाई नेम सर्च, आप जो भी चीजें आप पैरामीटर बना सको उसके लिए आप बना लोगे। जैसे कि आप स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करते हो, तो कस्टमर का जो भी कंट्री है, कस्टमर रिटर्न करना बाई कंट्री या सिटी। ठीक। इस केस में क्या होता है, जो कंट्री और सिटी होती है, ये होते हैं पैरामीटर्स, कि आप कंट्री और सिटी अगर पास कर रहे हो, कंट्री और सिटी के भी यहाँ पे आप कस्टमर्स के रिकॉर्ड निकालना चाहते हो, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्री और सिटी पास करूंगा, वो पैरामीटर्स होता है स्टोर प्रोसीजर का। तो पैरामीटर्स होते हैं। और एडिशनली हम इसमें और भी चीजें यूज कर सकते हैं प्रोसीजर्स में। तो प्रोसीजर में क्या क्या होता है, तो इसमें हम कंट्रोल फ्लो भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इफ हो गया, केस हो गया। तो केस हमने बताया था कैसे केस यूज करते हैं, लेकिन मैं इफ भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लूप भी यूज कर सकते हैं। लूप मीन्स एक तरह से किसी टास्क को इटरेट करने वाला एक कंट्रोल फ्लो। ठीक। बार बार रिपीटेड एक टाइम तक, एक कंडीशन तक, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक। सॉरी, सेटिस्फाई होता रहता है तब तक। देन दिस तो ये स्टोर प्रोसीजर का काम। अब एडवांटेज क्या है स्टोर प्रोसीजर के, तो हम यही चीजें अभी समझेंगे, पहले हम समझ लें एडवांटेज क्या होते हैं, क्यों यूज किया जाता है। तो स्टोर प्रोसीजर का काम क्या होता है, कि पहली चीज, पहला एडवांटेज है कि हम इससे ट्रैफिक को कम कर सकते हैं, रिड्यूस ट्रैफिक। पहला एडवांटेज है क्या, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। मीन्स स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, आपको हेल्प करता है
नेटवर्क ट्रैफिक और एप्लीकेशंस, मोस्टली एप्लीकेशन और MySQL सर्वर के बीच में जो ट्रैफिक है उसको कम कर सके। अ, वो किस तरह से कम करता है कि वो मल्टीपल स्टेटमेंट, लेंदी स्टेटमेंट न सेंड करके क्या करता है, उसको डायरेक्ट क्या होता है, वो केवल नेम और पैरामीटर सेंड करता है प्रोसीजर का। किसको? एसक्यूएल को, MySQL को। ठीक है, क्लियर? तो क्या है, केवल वो प्रोसीजर का नाम सेंड कर रहा है और पैरामीटर जब सेंड करेगा तो वो क्या होगा, कोड छोटा हो जाएगा ना इस तरीके से। तो वो ट्रैफिक कम कर देता है और रिड्यूस कर देता है उसके लेंदी स्कूल स्टेटमेंट को कम कर देता है। जो मल्टीपल लेंदी स्टेटमेंट आप सेंड कर रहे हो, वो केवल क्या हो जाएगा, आपका प्रोसीजर का नाम और उसके पैरामीटर्स बस सेंड करेंगे, बस वो उसके भी आप वो इंटरनल फिर काम करें। ठीक, तो इस तरीके से ट्रैफिक कम हो जाता है। सेकंड थिंग, सेकंड एडवांटेज क्या है हमारा, अनदर सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज बिजनेस लॉजिक, लॉजिक इन द डेटाबेस। सेंट्रलाइज का मतलब कि एक जगह पे लॉजिक को हम एक जगह पे रख, तो हम प्रोसीजर बना करके लॉजिक को एक जगह पे रख सकते हैं। यू कैन यूज स्टोर प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट रीयूजेबल बिजनेस लॉजिक अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशन। ठीक है, कि एक जगह पे अब मल्टीपल एप्लीकेशंस मीन्स कि हम उस बिजनेस लॉजिक को, प्रोसीजर को हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है कि आपकी कम से कम क्या होती है, सेम लॉजिक को डुप्लीकेसी कर सके, कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक, एक ही लॉजिक मल्टीपल जगह पे नहीं डिफाइन किया जाता और उसी चीज को हम रीयूज कर लेते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस जो मोस्टली कंट्रीब्यूट करता है मोर कंसिस्टेंट डेटाबेस। ठीक, और फिर क्या है, सेकेंड अनदर एडवांटेज है आपका, थर्ड वन, मेक द डेटाबेस मोर सिक्योर, मेक द डेटाबेस सिक्योर। ठीक, मीन्स अब इसमें देखो, सिक्योर कैसे होता है, तो हम देखें तो जो भी हम ग्रांट परमिशन दे रहे हैं, जैसे कि अगर मैं इंसर्शन का या डिलीशन का या फेचिंग का परमिशन दे रहा हूँ, तो कोई स्पेसिफिक प्रिविलेज अगर दे रहा हूँ एप्लीकेशंस को, तो वो क्या करता है, अलाउ एक्सेस टू पार्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर, कि वो किसी पार्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर को ही अलाउ करता है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रिविलेज टू द अंडरलाइंग टेबल्स, कि वो अंडरलाइंग टेबल्स दिए बिना ही कि हमको कौन सा टेबल है और एक्चुअल में कौन से टेबल में हम इन्वोकेशन कर रहे हैं, वो हम बिना जाने ही वो चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टोर प्रोसीजर में क्या होता है, नाम तो होता नहीं है टेबल का या किसी भी चीज का, तो उसमें बस प्रोसीजर होता है और उसमें पैरामीटर्स होते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, सिक्योरिटी इंक्रीज होती, वो चीज रिवील नहीं होती है। तो कर सकते हैं ऐसा, यू कैन ग्रांट स्पेसिफिक प्रिविलेजेस टू एप्लीकेशंस अलाउइंग एक्सेस टू पार्टिकुलर स्ट्रक्चर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रिविलेजेस टू द अंडरलाइंग टेबल्स, कि बिना उसके अंडरलाइंग टेबल जो प्रोसीजर में यूज किए गए हैं उसके बिना कुछ भी प्रिविलेजेस दिए बिना ही हम क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, देन डिसएडवांटेज क्या है, अब आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, रिसोर्स यूजेस, रिसोर्स यूजेस। तो अगर मान लो आपके पास मल्टीपल स्टोर प्रोसीजर है, तो क्या करता है, मेमोरी हर बार जितने बार कनेक्शन करेंगे तो वो क्या करता है, वो आपकी स्टोरेज को या कनेक्शंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और उस लॉजिकली उस ऑपरेशंस को डिफाइन करने के लिए उसकी जो सीपीयू मेमोरी है या जो सीपीयू में जो डेटा स्टोरेज है उसको इंक्रीज करता रहता है। तो ऐसा कर सकते हैं, ऑपरेशन इन द स्टोर प्रोसेसर कैन लीड टू इंक्रीज सीपीयू यूजेस एज MySQL इज नॉट वेल डिजाइन फॉर सच ऑपरेशंस। ठीक,
तो कभी कभी इस तरह की चीजें होती हैं, तो माइस्क्ल इस तरह के ऑपरेशंस के लिए डिजाइन नहीं किया गया कि ज्यादा से ज्यादा हम स्टोर प्रोसीजर का यूज कर सके। ठीक, अभी फिलहाल के लिए। देन देन ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग क्या है? ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि आपका जो स्टोर प्रोसीजर है वो इसके अंदर लॉजिक्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या एरर आ रहा है, क्या चीजें आ रही हैं, वो चीजें आप डेबग करना मुश्किल होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, डेबगिंग स्टोर प्रोसीजर इज अ क्वाइट चैलेंजिंग। Unfortunately, MySQL lacks facilities for debugging stored procedure of features available in other enterprise database like Oracle database, Microsoft SQL Server। ठीक है? तो अदर डेटाबेस में डेबगिंग फीचर्स हैं, लेकिन इसमें डेबगिंग फीचर्स नहीं होते हैं MySQL में। तो इसमें ये चैलेंज होता है ट्रबल शूटिंग में, कि अगर एरर आ रहा तो कहाँ से आ रहा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इसमें। ठीक, तो बाकी सब डेटाबेस में भी प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें भी आप वैसे ही क्रिएट करते हो जैसे इसमें क्रिएट करते हो। ठीक है, तो इसमें डबिंग के फीचर्स नहीं होते, बाकी डेटाबेस में हम डबिंग कर सकते हैं। देन तीसरा डिसएडवांटेज, तो यहाँ पे दूसरा डिसएडवांटेज क्या? ट्रबल शूटिंग का। ट्रबल शूटिंग। थर्ड डिसएडवांटेज है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, तो डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्टोर प्रोसीजर ऑफन डिमांड्स अ स्पेशलाइज्ड स्किल। कि हम अगर डेटाबेस को डेवलप कर रहे हैं या उसको मेंटेन करना चाहते हैं, स्टोर प्रोसीजर को, ठीक, तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड स्किल्स होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए स्टोर प्रोसीजर में। ठीक है, अ, एक तरह से एप्लीकेशंस डेवलपर्स के लिए पोटेंशियली, जैसे कि जो उसमें काजेस आएंगे, जो इश्यूज होंगे, ठीक है, वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए, तब जाके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस में आपको एक तरह से एक एक्सपर्ट चाहिए होता है, तब जाके उसको मेंटेनेंस कर सकता है। ठीक है, क्लियर, कि हर एक डेटाबेस डिजाइनर या कह सकें डेवलपर आपका मेंटेनेंस नहीं कर सकता। जो आपका एक तरह से बेसिक एक्सपर्टीज होती है जिसकी स्टोर प्रोसीजर में, वो चीज उसको मेंटेन कर सकता है, उसको मेंटेन करके रख सकता है। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। तो ये चार चीजें थी आपके माइस्कुल की। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमने एक चीज हमने डिफाइन किया था, डेलीमीटर्स। तो मैं आपको बता दूं डेलीमीटर है। तो डेलीमीटर जब हमने डिफाइन किया था ना, जैसे कि डेलीमीटर देखो होता क्या है। तो जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सेमी कॉलन। जैसे कि देखो यहाँ पे सेमी कॉलन लिखा, अब इसके अंदर एक और मुझे स्टेटमेंट रन कराना हो तो फिर मैं सेमी स्टेटमेंट लिखूंगा और लास्ट में सेमी कॉलन लिखूंगा। ठीक है, तो सेमी कॉलन होता है। तो सेमी कॉलन मल्टीपल स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए लिखी जाती है। ठीक, तो ये यहां से लेके यहां तक एक स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे सेमी कॉलन लगा। फिर अगर मैं इसी के अंदर एंड से पहले मैं कोई और स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ तो उसको भी मैं लिखूंगा, उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन डिफाइन। तो सेमीकोलन क्या करता है, मल्टीपल स्टेटमेंट को सेपरेट करता है। तो कभी कभी क्या होता है, अ, कि अगर हम माइस्क्ल क्लाइंट यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, तो उसमें स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करना होता है, जिसमें क्या होता है, सेमीकोलंस होते हैं। माइस्क्ल क्लाइंट प्रोग्राम में क्या होता है कि आप उसके कह सकें, विल नॉट ट्रीट द इंटायर स्टोर प्रोसीजर एज ए सिंगल स्टेटमेंट। तो हम पूरे स्टेटमेंट को हम तो सिंगल स्टेटमेंट से तो डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर। तो सेमीकोलन तो लिख, केवल सेमीकोलन से तो हम उसको एंड नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे केमित समझ में गया, तो यहाँ पे तो एंड लिखा है, क्यों लिखा है, डेलीमीटर क्यों लिखा है यहाँ पे, इसलिए लिखा है कि यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं, इसलिए क्या है, ये एक रैपर है आपका मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्लोजिंग की। ठीक, तो सिंगल स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ विल रिकॉग्नाइज एज अ मल्टीपल स्टेटमेंट। तो ऐसा कर सकते हैं, टू रीडिफाइन द डिफॉल्ट डेलीमीटर
यू कैन यूज डेलीमीटर कमांड। तो हम डेलीमीटर कमांड्स यूज करते हैं, जिसको ये बोलते हैं डेलीमीटर। और उसके बाद डेलीमीटर कैरेक्टर लिखते हैं। तो डेलीमीटर कैरेक्टर आप दो चीजें लिख सकते हो। अ, एक पहला डबल फॉरवर्ड स्लैश या डबल डॉलर यूज करते हैं, ठीक। अब बैक स्लैश क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो एस्केप कैरेक्टर होता है, जैसे स्लैश एन स्लैश बी, ठीक है। तो उसका हम यूज नहीं करेंगे। ओके। तो हम या तो डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज कर सकते हैं या डॉलर यूज कर सकते हैं। ओके। फॉरवर्ड स्लैश ये वाला, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा डेलीमीटर्स है जो हमने अभी फिलहाल के लिए यूज किया था, ठीक। तो समझ में आ गया डेलीमीटर्स होते क्या है। तो डेलीमीटर्स यूज किया जाता है कमांड चेंज द डिफॉल्ट डेलीमीटर सेमी कॉलन। जो सेमी कॉलन होता है वो भी एक डेलीमीटर होता है, जैसे कि जस्ट लाइक दिस, ये स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए डेलीमीटर, ठीक। लेकिन अगर मान लो मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो एक टॉप लेवल डेलीमीटर होना चाहिए स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए। तो डेलीमीटर इसलिए लिखा जाता है जो वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है और उनकी क्लोजिंग ये कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज किया और यहाँ पे लिख दिया जाता है एंड उससे पहले। तो इस तरीके से हम यहाँ डिफाइन करते हैं डेलीमीटर्स। तो हमने डिफाइन किया कैसे स्टोर प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं स्टोर प्रोसीजर का स्टेटमेंट होते हैं पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर। तो पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर में कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीजें डिफाइन करेंगे। तो पैरामीटराइज में जैसे कि मान लो यहाँ पे इन पैरामीटर में अभी फिलहाल के लिए बताता हूँ इन पैरामीटर। तो मैंने ये तो पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर डिफाइन किया विदाउट पैरामीटर, कि मतलब ये अपने आप जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका रिकॉर्ड वो डिफाइन करेगा। लेकिन मुझे चाहिए कि बाई नेम या बाई कंट्री, बाई सिटी ही ले लेते हैं, ठीक। अभी फिलहाल के लिए बाई सिटी मुझे डिफाइन करना है। तो इसी को मैंने थोड़ा सा वो डिफाइन किया। अब यहाँ पे बस नाम चेंज करते हैं, गेट कस्टमर्स बाई सिटी, बाई सिटी। तो ये प्रोसीजर का नाम मैंने दे दिया बाई सिटी। अब यहाँ पे एक पैरामीटर बनाऊंगा, ठीक। तो पैरामीटर थ्री टाइप्स के होते हैं, इन, आउट एंड इन आउट, ठीक है। इन आउट एंड इन आउट। तो इन इज अ डिफॉल्ट मोड, कि अगर हम नहीं लिखते हैं तो इज अ डिफॉल्ट मोड, ठीक है। अगर आपको आउटपुट पैरामीटर बनाना है तो आउट पैरामीटर, और इन आउट मतलब कि वो दोनों काम करे, इनपुट का भी और आउटपुट का भी काम करे वो पैरामीटर। तो उसके लिए इन आउट कीवर्ड होता है, ठीक। तो अब आते हैं इन कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो इन मीन्स यहाँ पे हम लिख देते हैं इन, ठीक। और इन लिखने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि क्या लिखूंगा मैं, सिटी नेम। तो बाय सिटी नेम, तो मैं लिखता हूँ सिटी नेम इज अ पैरामीटर, और ये इनपुट टाइप पैरामीटर है। और उसके बाद इसका डेटा टाइप भी दिया जाता है कि आपका किस तरह का डेटा टाइप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप सेलेक्ट कर लिया कस्टमर्स है ना। तो कस्टमर्स के जो कॉलम है, कस्टमर्स कॉलम, कस्टमर जो कॉलम है यहाँ पे देखें कस्टमर सिटी। तो सिटी नेम है तो इसके यहाँ पे 20 है। तो 20 ही इसकी साइज दे देता हूँ, वेर क्या है 20। क्योंकि इससे ज्यादा दूंगा तो इंटरनली वो है, उसके पास तो है नहीं डेटा। तो ये आपका हो गया क्या, पैरामीटर सेट हो गया। देन अब एक जब पैरामीटर सेट हो गया तो यहाँ पे ये सिटी नेम हो गया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे इसका कॉलम का नाम सिटी है। तो यहाँ पे लिखूंगा वेयर, यहाँ पे तो डिफाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पे फ्रॉम के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर, वेयर सिटी इक्वल सिटी नेम। तो यहाँ पे सिटी क्या है, कॉलम नेम है, और सिटी नेम जो है वो पैरामीटर जो यहाँ पे पास किया जाएगा फंक्शन।
अब इसको क्रिएट कर लेते हैं प्रोसीजर को। देन एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, अब क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं स्टोर प्रोसीजर में, रिफ्रेश करते हैं तो देखो एक और स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे बन गया है, गेट कस्टमर्स बाई सिटी। अब कॉल कैसे करेंगे, तो देखो कॉल करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं, गेट कस्टमर्स कस्टमर्स बाय सिटी। ओके। अब यहाँ पे मैं सिंगल कोट के अंदर, अब इसके पहले मैं लिखूंगा कॉल सेमी कॉलन। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सिटी डिफाइन करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक किया सिटी कौन कौन से, जैसे मैंने लिख दिया बर्न। यहाँ पे कॉल करते टाइम यहाँ पे पास कर लेता हूँ बर्न। ओके। तो देखो यहाँ पे क्या, एक ही कस्टमर है बर्लिन का। ठीक है, एक ही कस्टमर है बर्लिन का। और भी यहाँ पे कस्टमर्स मुझे चाहिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं और कौन कौन सी सिटीज हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। तो इसमें देखेंगे लंदन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लंदन डाल करके सर्च कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन आ गया कंट्री अपने आप आ गए यहाँ पे। ठीक। इससे पता चल जाता है कि हमने यहाँ पे एक ऐसा प्रोसीजर डिफाइन किया जिसमें केवल मुझे सिटी डालना है और उसके जितने भी कस्टमर्स हैं वो बाई सिटी सर्च करके आ जाएंगे। ओके। तो ये एक तरह से तरीका था हमारा कि किसी भी सिटी को इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके। तो इसके अंदर हम लॉजिक्स लिख सकते हैं। अभी हमने क्या केवल इन पैरामीटर डिफाइन किया है। आगे चल करके हम आउट पैरामीटर और भी डिफाइन करेंगे कि कैसे और भी पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें मल्टीपल पैरामीटर भी बना सकते हो, हमने अभी सिंगल पैरामीटर बनाया है, और भी पैरामीटर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। इनपुट मल्टीपल पैरामीटर्स, इन आउट पैरामीटर्स, तो वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे कैसे इन आउट पैरामीटर डिफाइन करते हैं। तो पैरामीटर एक तरह से एक्चुअल में क्या होता है, प्रोसीजर में वैल्यू पास करते ही वो पैरामीटर्स में वो वैल्यू सेव हो जाती है। अब वही वैल्यू के यहाँ पे वो सर्चिंग करता है, क्वेरी चलाता है इंटरनली। ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया। स्टोर प्रोसीजर में अब हम क्या डिफाइन करेंगे, आउट पैरामीटर। इन पैरामीटर का मतलब होता है कि उसमें इनपुट डाल रहे हैं और इनपुट के भी पे वो क्वेरी करेगा। ठीक। क्लियर। तो ये हमारा था क्या, एक तरह से प्रोसीजर जिसके थ्रू हम इन डिफाइन कर रहे हैं, इन एंड आउट। तो ये हमने ऐसे अप्लाई कर लिया। अब इसके थ्रू और भी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लें आउट पैरामीटर। तो आउट पैरामीटर कैसे बनता है, तो आउट पैरामीटर जैसे कि मैं देखो यहाँ पे गेट ऑर्डर कंट्री बाय स्टेटस। ठीक। गेट ऑर्डर काउंट बाय स्टेटस है, तो यहाँ पे ऑर्डर काउंट यहाँ पे कर रहा है। ऑर्डर स्टेटस हमने डिफाइन किया कि ऑर्डर स्टेटस डालूंगा, और यहाँ पे टोटल टोटल आउटपुट वेरिएबल है, मतलब कि स्टेटस डालेंगे और उसके कितने ऑर्डर हैं उस स्टेटस के, वो मुझे रिटर्न करेगा। ठीक। तो रिटर्न वाला का मैंने आउटपुट दे दिया है, आउट वेरिएबल। तो उसी तरीके से हम एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे, लेकिन क्रिएट, और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में है टेबल्स। कितने पे टेबल है, ऑर्डर्स नेम से। यहाँ पे ऑर्डर्स नेम से एक टेबल है। एक तो क्रिएट प्रोसीजर लिखेंगे, और प्रोसीजर नेम हमने लिख दिया गेट ऑर्डर काउंट बाय स्टेटस। गेट ऑर्डर काउंट
बाय स्टेटस। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे हमने दो पैरामीटर बनाए। पहला पैरामीटर मैंने क्या लिखा, इन रखा, इनपुट। और क्या डालेंगे इसमें, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस। ठीक। तो ऑर्डर स्टेटस हम डिफाइन करेंगे। एंड देन ऑर्डर स्टेटस में मैंने ये वैर किया, स्टेटस कॉलम इसमें नहीं है। और हम ये डिफाइन कर सकते हैं सी पर आईडी जैसे। तो ऑर्डर स्टेटस की जगह मैं लिख देता हूँ या किसी एम्प्लॉय आईडी या कस्टमर आईडी है लिख दिया मैंने, इन कस्टमर आईडी एंड सेकंड पैरामीटर मैंने बनाया कॉमा करके आउट, कि किस कस्टमर का कितना वो है। तो गेट ऑर्डर काउंट बाय कस्टमर। ठीक। स्टेटस के लिए पे नहीं, मुझे कस्टमर आईडी के लिए पे काउंट करना। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेटस तो है नहीं, पेंडिंग ये सब। ठीक है। तो हम अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसके स्टेटस कॉलम होना चाहिए, स्टेटस कॉलम नहीं है तो उसके लिए अपन डिफाइन करेंगे। तो क्रिएट प्रोसीजर गेट ऑर्डर कंट्री बाय स्टेटस, काउंट बाय स्टेटस हमने डिफाइन किया। और उसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे कस्टमर आईडी। और उसके बाद आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, काउंट, चलिए काउंट। और मैंने लिख दिया यहाँ पे किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे टोटल या काउंट, जो भी लिखना लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया काउंट की जगह पे मैं टोटल लिख देता हूँ, क्योंकि काउंट एक फंक्शन है तो कंफ्लिक्ट ना हो, इस वजह से यहाँ पे इसका नाम चेंज कर टोटल लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे बिगिन। ओके। अब देखिए यहाँ पे जब प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो ऊपर डेलीमीटर डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डेली। ठीक। और डेलीमीटर में मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर, देन बिगिन। और बिगिन के बाद यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी मैंने लिख दिया सेलेक्ट काउंट। अब देखो यहाँ पे काउंट हम डिफाइन करेंगे, तो काउंट किसको काउंट करने वाले, ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर आईडी हम काउंट करने वाले हैं, ऑर्डर आईडी। इसमें ऑर्डर आईडी नेम से है हमारा। ठीक। कॉलम। तो काउंट ऑर्डर आईडी को काउंट करना है, और मुझे इनटू टोटल किस में डालना है, इनटू टोटल, टोटल में डालना है। ठीक। तो टोटल लाइन से वेरिएबल है, काउंट करके किसमें वेरिएबल को पुट कर, डेटा को पुट कर देगा टोटल। ठीक। और उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम ऑर्डर्स, फ्रॉम ऑर्डर्स। और उसके बाद हमको क्या डिफाइन करना है, कंडीशन लिखना है। कंडीशन मतलब कि किस कस्टमर का वो ऑर्डर काउंट करना है। ठीक। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कस्टमर आईडी, आईडी इक्वल कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। तो ये वाला जो है क्या है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ये पास जो हो रहा है पैरामीटर वो उससे मैच कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम लिख देंगे ठीक। तो एंड के बाद हम लिख देंगे डेलीमीटर को यहाँ पे अप्लाई, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डेलीमीटर सेमीकोलन। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के आप एक्सक्यूट कर लें, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। जब प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है तो अब आते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रोसीजर पे। एक प्रोसीजर और यहाँ पे आपका क्रिएट। ओके। अब यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ कॉल। फंक्शन का नाम लिखेंगे तो सॉरी प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, तो प्रोसीजर का नाम हमारा क्या है, ये है। ठीक। और ब्रैकेट के अंदर हम क्या पार्ट डालेंगे, सबसे पहले हम कस्टमर आईडी डालेंगे, जैसे वन डाला। वन कस्टमर का क्या मुझे चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल मैंने यहाँ लिखा। अब टोटल, अब देखो टोटल एक तरह से आउट वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल हमको डिफाइन करना पड़ेगा एट द रेट टोटल।
तो किसी भी नेम से मान लीजिए यहाँ पे एट द रेट, हाँ, या किसी भी नेम से लिखते मान लीजिए बिहार, और यहाँ पे सेलेक्ट एट द रेट, यहाँ पर सिंगल, देन आप सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। ओके ओके, मतलब इस कस्टमर आईडी का इस रिकॉर्ड है या नहीं, तो देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है। तो हम अब चेक कर लेते हैं टेबल, प्रोडक्ट और टेबल को। तो वन नेम से कोई कस्टमर मेरे ख्याल से है नहीं, है यहाँ पे कोई कस्टमर आईडी नहीं है। और 90 हम सेट डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे 90 हम पुट कर लेते हैं। क्या 90, ठीक। ऑल वेरिएबल में क्या आ रहा है, वो काउंट करके देगा और उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमें। तो अभी भी ये नहीं आ रहा, यहाँ पे टोटल ही लिख देते हैं, टोटल, और यहाँ पर भी कीवर्ड 90, हाँ सॉरी 98 नहीं होगा आगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देख 90 का एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब आईडी डालोगे और टोटल में क्या करेगा, वो आउट हो रहा है, आउटपुट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो उस आउटपुट को जब हम सेलेक्ट करेंगे, ये एग्जीक्यूट, जैसे कि ये मैंने एग्जीक्यूट किया, डेटा आएगा, लेकिन उस डेटा को सेलेक्ट करोगे उस वेरिएबल को, तो जब उस वेरिएबल को सेलेक्ट करोगे तो आउटपुट मिलेगी, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम आउट पैरामीटर का यूज करते हैं, आउट, ठीक। और पैरामीटर में हमको जब कॉल करते टाइम यहाँ पे एड और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो वहां पे आपने वेरिएबल का नाम लिखा वो लिखेंगे, यहाँ पे आप इमीडिएट कुछ भी और वेरिएबल बना सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया टी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया टी। आप एग्जीक्यूट करो यहाँ पे, तब भी आपको डलवा मिलेगा, ठीक? यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं। क्लियर, दिस इज आउट पैरामीटर। आउट के बाद क्या होता है, इन आउट होगा, इन आउट। तो हम एक सिंपल एग्जांपल डिफाइन करके चेक कर ले कि इन आउट कैसे होता है, एक काउंटर बना के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ काउंटर बनाने के लिए यहाँ पे इस कोड को यूज कर लेते हैं। अब इस कोड को हमें यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन आउट, तो डेलीमीटर डिफाइन करोगे, अब बिगिन लिखोगे और यहाँ पे लिखा हमने सेट काउंटर इक्वल काउंटर प्लस इंक्रीमेंट, सेट काउंटर इक्वल काउंटर प्लस इंक्रीमेंट, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। और बिगिन के बाद हमें और इंक्रीमेंट है डिफाइन किया, ये ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, ठीक। और बाकी समझिए, तो क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम सेट काउंटर, एक इन आउट, मतलब कि ये दोनों वेरिएबल दोनों काम करेगा, इनपुट का और आउटपुट का दोनों का काम करेगा। फर्स्ट टाइम हम इनपुट भी डालेंगे, सेकंड टाइम इसमें हम वैल्यूज भी गेट करेंगे, ठीक है। Then, अब देखो यहाँ पे हम जब काउंटर डाल रहे हैं उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट, तो अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो देखो ये बन गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे इस वेरिएबल को, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों है, ये केवल इनपुट है, ठीक है। और इसको यूज करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, तो मैंने लिख दिया सेट, और एट द रेट क्या लिखोगे, काउंटर। तो मैंने यहाँ पे काउंटर एक वेरिएबल बना लिया, और इक्वल क्या दे दिया मैंने, 5, क्या दिया मैंने, ओके। सेकेंड टाइम मैंने लिखा कॉल, तो कॉल इसको सेट काउंटर, सेट काउंटर प्रोसीजर को कॉल किया। अब सेट काउंटर में मैं क्या डालूंगा, एट द रेट काउंटर, एंड देन इंक्रीमेंट मैंने डाल दिया 5। तो 5 इज ए इंक्रीमेंट,
जो केवल इन वेरिएबल, ठीक। और ये क्या है, इसमें आउटपुट भी मिलता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फिर देखा 1, उसमें इंक्रीज करके वो आउटपुट देता रहेगा, समझ गए, इंक्रीज करके वो आउटपुट सेट करता रहेगा। ओके, अब लास्ट में हम लिख देते हैं सेलेक्ट क्या, एट ओके। अब मैंने यहाँ पे जब इसको सेट कर लिया, तो सेट कर लिया तो आपकी वैल्यू क्या होगी, काउंटर की 5 हो गई। अब उसके बाद ये जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो पहले क्या था, 5 था, तो 5 एंड 5 10 हुआ, 1 11 8 19 एंड 5 14 24। तो क्या आ जाएगा आपका रिकॉर्ड 24। क्लियर। तो इस तरीके से ये जो वेरिएबल हम पास भी कर रहे हैं, इसमें रिटर्न आउटपुट भी मिल रहा है। फिर जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे अपडेट इसी वेरिएबल में हमको मिल जा रहा है, मतलब उसके थ्रू वैल्यू भी पास कर रहा है और उसके थ्रू वैल्यू भी मिल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये इन आउट पैरामीटर, दिस इज इन आउट। तो इन आउट वहां पे किया जाता है जहां पे इनपुट भी देना और उसी में आउटपुट भी ले लेना, ठीक है। फिर इस तरह के आप प्रोसीजर्स लिखते हैं या लॉजिक्स लिखते हैं, ओके। देन अब स्टोर पोजीशन को कैसे ड्रॉप करते हैं, तो स्टोर पोजीशन को ड्रॉप करने के लिए देखो यहाँ पे, अ, अगर ऑलरेडी स्टोर पोजीशन है तो कैसे ड्रॉप करेंगे, अगर नहीं है तो कैसे ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉप प्रोसीजर, ड्रॉप प्रोसीजर। अब देखो ड्रॉप प्रोसीजर, उसके बाद लिखेंगे इफ एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट, और प्रोसीजर का नाम दे दिया मैंने सेट, ओके। तो अगर होगा तो डिलीट होगा, अगर नहीं होगा तो वो डिलीट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं रन किया, तो ये आपका सक्सेसफुली रन हो जाता है, ड्रॉप हो गया। फिर दोबारा रन करता हूँ तो वार्निंग दे रहा है, मतलब एरर थ्रो नहीं कर रहा, वार्निंग दे रहा है, ठीक। तो इसकी वजह से ये वार्निंग देता है, इफ एग्जिस्ट अगर हमने दिया हुआ है तो ये वार्निंग देगा। अगर मैं इसको हटा करके रन कराऊं तो ये एरर थ्रो करेगा, लेकिन तो इफ एग्जिस्ट क्या करता है, इग्नोर कर देता है और केवल वार्निंग देता है, ठीक। क्यों, क्योंकि आपका वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो ये कह रहा है कि इफ एग्जिस्ट देन सेट काउंटर ड्रॉप। तो ये आपका तरीका, इस तरीके से हम ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, तो चेंज करने का तरीका क्या है कि अल्टरिंग स्टोर प्रोसेसर, मतलब कि मान लो अगर इसमें कोई लॉजिक चेंज करना हो, तो sometimes you will want to alter a stored procedure by adding or removing parameters or even changing its body, उसके अंदर जो लॉजिक है वो चेंज करना चाहते हो। Fortunately, MySQL does not have any statement that allow you to directly modify the parameter and body of the stored procedure, मतलब उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि व्यू में करते थे उसको रिप्लेस कर। तो टू मेक सच चेंजेस यू मस्ट ड्रॉप एंड रिक्रिएट द स्टोर प्रोसीजर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से ड्रॉप करना पड़ेगा और फिर रिक्रिएट करना पड़ेगा आपको स्टोर प्रोसीजर को, ठीक है। तो आपको पहले ड्रॉप प्रोसीजर एंड देन क्रिएट प्रोसीजर का स्टेटमेंट चलाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करने का पड़ेगा, अल्टर करने पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्टरेशन का कोई कमांड नहीं होता, आपको फिर ड्रॉप एंड देन क्रिएट कर। तो इतना रह देते हैं। अब कल केवल बचा आपका क्या, ट्रिगर्स, बचा, ठीक है। हम्म, ट्रिगर्स केवल डिलीट नहीं कर रहा, बहुत काम के अपडेट पे चलता है।